Hello बच्चों, myself Shashank and I welcome you to my Pathshala Defense for upgrading your CDS preparation to a next level। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही खास चीज़ की। वो क्या है कि सीडीएस के एग्जामिनेशन को में जो सबसे ज़्यादा आपका जो सबसे टेंशन वाला जो हिस्सा होता है वो है जीके। और जीके में किस तरीके से हम लोग 60 प्लस जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करें, और अगर 60 प्लस क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो फिर आपका जो ओवरऑल कट ऑफ होता है, ओवरऑल कट ऑफ से काफ़ी ज़्यादा नंबर चला जाएगा और आपकी मेरिट में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो 60 प्लस, तो पहले मैं आपको समझा दूं कि हमारा जो ये जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है उसमें आपका एक पेपर होता है जीके का। जीके का जो पेपर है इसमें आपको मिनिमम कट ऑफ भी लानी पड़ती है। मिनिमम क्वेश्चन जो हैं वो 22 क्वेश्चंस आपको करने ही करने होते हैं, और उसके बाद जितने क्वेश्चन आप कर रहे हैं वो आपके मेरिट लिस्ट में जाते हैं। तो बच्चों की सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो यही होती है कि वो 60 तो छोड़िए 22 सवाल भी पूरे नहीं कर पाते हैं। जब ये 22 सवाल पूरे नहीं कर पाते हैं तो भाई सीधा सा फंडा है कि कैसे हम ये 60 तक लाएंगे। तो आज इस स्ट्रैटेजी में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे क्लियर होंगे आपके वो 22 सवाल, और दूसरी ये भी बताऊंगा कि 60 प्लस क्वेश्चंस कैसे हम लोगों को लेकर आना है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो स्ट्रैटेजी में आपको पहले ये समझना होगा कि किस किस चीज़ों पर हमें फोकस करना है और कौन सी चीज़ों पर फोकस नहीं करना है। तो हम सभी लोग जानते हैं कि जो सीडीएस का जो एग्जामिनेशन है 02 का वो 3 सितंबर को लगा हुआ है। कहाँ पर लगा हुआ है, कब लगा है? 3 सितंबर को लगा है 2023 को, और हमारे पास अब ज़्यादा समय नहीं रह गया है। तो जीएस जैसे वास्ट सिलेबस को कैसे कंप्लीट किया जाए, तो यहाँ पर हम लोगों को फोकस करना होगा उन टॉपिक्स पर जो कि रेगुलर बेसिस पे आते हैं, और इसी रेगुलर बेसिस के टॉपिक्स को आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। टॉपिक वाइज मैं यहीं पे लिख के बताऊंगा आपको, और आप चाहें तो उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको करना है स्मार्ट स्टडी। स्मार्ट स्टडी अगर आप करते हैं तो स्मार्ट स्टडी में आपको दो चीज़ें करनी पड़ेंगी। आपको पढ़ना तो है ही है, आपको मेहनत तो करनी ही करनी है, बट वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में करनी है। प्रॉपर डायरेक्शन में जो मेहनत होती है उसी को हम लोग बोलते हैं स्मार्ट स्टडी। ठीक है, पढ़ता तो गधा भी है, पढ़ता तो शेर भी है। तो शेर शेर क्यों कहलाता है? क्योंकि वो स्मार्ट स्टडी करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब स्मार्ट स्टडी की जब हम लोग बात करें तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि जनरल अवेयरनेस वाले टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला और सबसे वास्ट जो है वो है आपका जनरल अवेयरनेस में वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री को अगर हम लोग बांटे तो हम लोग 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। ठीक है, ये एक आपकी होती है एंशियंट, फिर आपका मेडिवल, और फिर आती है आपकी मॉडर्न। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तो ये 3 आपकी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है हिस्ट्री की। और मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री से ही ज्यादातर क्वेश्चन बनने की कगार रहती है या उम्मीदें रहती हैं, पर ऐसा नहीं कि एंशिएंट से बनेंगे नहीं, मेडिवल से बनेंगे नहीं। तो मैं आपको यहाँ पर कुछ टॉपिक्स बता दे रहा हूँ एंशिएंट के जिनसे सवाल ज़्यादातर बनते हैं। तो सबसे पहला आता है आपका बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, एंड जैनिज़्म से काफ़ी ज़्यादा सवाल आते हैं, आपको ये याद रखने हैं, जैनिज़्म से और बुद्धिज़्म से। इसके साथ साथ आपका मौर्य डायनेस्टी से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, मौर्यन डायनेस्टी से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद गुप्ता डायनेस्टी से आते हैं, गुप्ता डायनेस्टी, और फिर आते हैं आपके लेटर जो रूलर्स हैं जैसे हर्षवर्धन, उनसे क्वेश्चंस आते हैं एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके बाद जो मेडिवल हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करते हैं तो मेडिवल हिस्ट्री में आपको केवल 2 ही चीज़ें पढ़नी है। मेडिवल हिस्ट्री में आप 2 चीज़ें पढ़ लीजिएगा, उसको ही डिटेल में अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका काम बन जाएगा। एक है दिल्ली सल्तनत, और दूसरा है मुगल्स। हालांकि अब आपने न्यूज़ तो पढ़ा ही होगा कि मुगल्स को एनसीईआरटी के चैप्टर से हटाने की बात हो रही है, पर अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मुगल्स जो हैं वो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेडिवल हिस्ट्री में। ठीक है, फिर आपका आता है मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री में मैं आपको बता दूं 1857
रिवोल्ट जो है वहां से आपको पढ़ना शुरू करना है। पढ़ने को तो आप पढ़ सकते हैं सारी की सारी चीजें जब कमिंग ऑफ यूरोपियन से, पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आपको 1857 का रिवोल्ट को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। इसमें जितने भी रिवोल्ट आते हैं आपके ट्राइबल रिवोल्ट जितने हैं वो क्वेश्चंस आपके आते हैं। आपके जो आपके फार्मर रिवोल्ट होते हैं जिसको हम लोग पीजेंट रिवोल्ट्स कहते हैं, फार्मर रिवोल्ट जो हैं वो सारे आपको रिवोल्ट करने हैं। जो आपके पॉलिटिकल जो आपकी ऑर्गेनाइजेशंस थी उनको पूरी तरीके से पढ़ना है। और यहाँ तक कि जो आपके इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेगमेंट्स हैं, ठीक है, करंट अफेयर में जो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री के स्ट्रगल की बात होती है, या एंशिएंट नहीं बल्कि मॉडर्न हिस्ट्री के स्ट्रगल की बात होती है, उनको आपको पढ़ना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे आपको पता होगा कि 2023 में ये पूरे लगभग कितने साल हो गए थे, पूरे 100 साल कंप्लीट हो गए। 2022 में हुए थे कंप्लीट साल, पर हम 2023 तक की बात कर रहे हैं, 2023 तक की, कि जो चौरी चौरा जो हुआ था वो उसके 100 साल पूरे हो गए। अब चौरी चौरा से सवाल आने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं 2023 के पेपर में लगती हैं, क्योंकि यूपीएससी जो है ना वो थोड़ा 6-6 महीने 8-8 महीने 1-1 साल पहले की चीज़ें पूछता है। तो करंट अफेयर से रिलेट करना है आपको हिस्ट्री को, आपके सवाल होंगे। जैसे इस बार का उन्होंने एक सवाल पूछा था, उन्होंने कर्नाटका की एक साइट का नाम दे दिया था और उसके बाद उन्होंने पूछा था कि इसके साइड से कौन सी रिवर ब्लो करती है, कौन कौन सी चीज़ें यहाँ मिली हैं। तो वो 1 साल पुराने था, 1 साल पुराने का हिस्सा था और आपका बहुत करंट अफेयर से जुड़ा हुआ हिस्सा, क्योंकि वहाँ पे नई एक्सकवेशन हुई थी। इसलिए एंशिएंट हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़िए, मेडिवल हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़िए जो करंट से जुड़ा हो। आया समझ में ये चीज़, कोई डाउट यहाँ तक? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको समझना है। इस तरीके से महात्मा गांधी से रिलेटेड उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया था, उनके स्ट्रगल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए थे। तो यही आपको याद रखना है कि प्योर अगर आप हिस्ट्री को पढ़ने की सोच रहे हैं तो यूपीएससी की हिस्ट्री इतनी वास्ट है, और यूपीएससी जब पेपर कराता है तो वो कुछ भी पूछ सकता है। तो वो कैसे पूछता है उसको आपको समझना होगा, वो करंट अफेयर से पूछता है। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोगों को मिलेंगे ये सारे सेगमेंट्स, जिसमें सबसे ऊपर आता है आपका ज्योग्राफी। ज्योग्राफी को अगर आप ध्यान से देखें और आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखा होगा तो उसमें 2 ही टॉपिक सबसे ज्यादा पूछता है। एक है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, दूसरा है आपका क्लाइमेटोलॉजी, और तीसरा है इंडियन ज्योग्राफी। अगर आपने इन 3 चीजों पर अपनी कमांड बना ली है तो फिर आपको कोई भी रोक नहीं सकता ज्योग्राफी के 20 सवाल करने से। देखिए 20 से 22 सवाल ज्योग्राफी के आते हैं और आपको मेनली फोकस करना है जियोमॉर्फोलॉजी में। जियोमॉर्फोलॉजी में क्या क्या आता है, जैसे लिथोस्फीयर किस तरीके से बना है, आपके इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ क्या है, आपके प्लेट्यूज, रीजन्स, माउंटेन्स, प्लेन्स ये कितने कितने टाइप के होते हैं, वॉल्केनिज्म क्या होता है, अर्थक्वेक क्या होता है। ये अगर आपने अच्छे से डिटेल में पढ़ा है तो आपके क्वेश्चन बनेंगे। इसके साथ साथ फिर अगर आप नीचे जाते हैं तो क्लाइमेटोलॉजी, तो एटमॉस्फेयर क्या है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है। इसके बाद अगर आपसे बात की जाए तो आप ये बता पाएंगे कि क्या है आपका एल्बेडोज क्या होते हैं, हीट बजट क्या होती है, एटमॉस्फेयर कैसे बनती है, आपका जो हीट टेम्परेचर का जो स्ट्रक्चर है, जो आपके अलग अलग हेडलेस सेल्स हैं, जो फेरल सेल्स हैं, वो किस तरीके से बनते हैं। इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। फाइनली इंडियन ज्योग्राफी इज दी कोर ऑफ ज्योग्राफी। डायरेक्ट आपके डैम्स पूछ लिए जाएंगे, करंट अफेयर से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। किससे? रिवर से रिलेटेड पूछ लिए जाते हैं आपके, स्पेशली इंडियन रिवर्स की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली इंडियन रिवर्स, इंडियन ड्रेनेज सिस्टम, इंडियन क्रॉप सिस्टम, इंडियन आपका सॉइल सिस्टम, ये सारी चीज़ें डायरेक्ट आपकी इंडियन ज्योग्राफी से पूछी जाती है। तो मोस्ट फोकस आपको जिसमें रखना है वो आपको इस पर रखना है, तभी आप 60+ स्कोर कर पाएंगे। देखिए जीएस जो होती है ना, उसकी सबसे खास बात ये है कि क्या करना है वो तो हमें समझ में आना ही चाहिए, क्या नहीं पढ़ना है ये भी हमें पता होना चाहिए। अगर क्या नहीं पढ़ना है ये नहीं पता ना आपको, तो आप वही चीज़ें पढ़ते रहेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट उसी में आता है जो आपके एग्जाम में नहीं आते। तो आपको ये समझना है कि क्या नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है? आया समझ में ये चीज़। इसके बाद स्पोर्ट्स में ओनली, ठीक है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहले ही से लिख दे रहा हूँ, ओनली फोकस ऑन अवार्ड्स एंड विनर्स। बस अवार्ड्स एंड विनर्स, कौन से अवार्ड किसको मिले और कौन से टूर्नामेंट का कौन विनर रहा। इससे ज़्यादा सवाल कभी नहीं आया, टेंशन मत लीजिएगा, ना कभी आएगा। फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है और सिंपल सा क्वेश्चन जो आएगा वो यही आता है कि भाई इस फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन की हेडक्वार्टर बताइए। हेडक्वार्टर से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, वो आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन आपका हेडक्वार्टर और नेशनल या इंटरनेशनल हेडक्वार्टर से आता ही आता है। जैसे आपको आईसीआर का पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, इस तरीके के सवाल पूछ लिए जाते हैं।
इसके बाद आर्ट एंड कल्चर, क्योंकि ये काफ़ी टफ होता है तो आप इसको फोकस आप कितना कर सकते हैं, आप बस इतना याद रखिए कि एक बार पढ़ लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि आप ये एंशिएंट हिस्ट्री में कवर कर रहे होते हैं। तो केवल आप इसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, उसी से बार बार रिपीट होकर सवाल आते रहते हैं। पर्सनैलिटी में सिर्फ और सिर्फ आपके अवॉर्डी की पर्सनैलिटी, अवॉर्डी पर्सनैलिटीज पढ़नी है। अगर आप इससे ज़्यादा पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप दूर जा रहे हैं जीएस से, ठीक है। अवॉर्डीज पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटीज में कोई आपके न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है, न्यू रिक्रूटमेंट हुआ है तो वो आप पढ़ सकते हैं। किसी तरीके का कोई प्राइम मिनिस्टर बना है, कोई सीएम बना है, कोई डीएम बना है, ठीक है। इस तरीके के सवाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको पढ़ना क्या है, जो कोई एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना हुई हो, जो वर्ल्ड लेवल पर या कोई गेस्ट आया हो या किसी तरीके से हमें अपॉइंटमेंट मिला हो, तो उस पर आपको फोकस करना है, बाकी चीज़ों पर नहीं, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगर आप ध्यान से देखें तो आपका आता है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी में आपको मैं बता देता हूं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर आपका पार्ट 4 तक अगर आपने डिटेल में पढ़ा हुआ है तो बहुत सारे क्वेश्चन इसी से बनेंगे। पार्ट 4 तक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 तक किया हुआ है। और उसके बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डिटेल में पढ़ा हुआ है। डिटेल में एक एक उनका फंक्शन आपको पता है, एक एक अपॉइंटमेंट उसका आपको पता है, तो आपका पॉलिटी का एक सवाल कोई बाहर नहीं कर सकता। इस बात को ध्यान रखिएगा। पॉलिटी मैं आपको बताऊं कि हमारा जब मैंने अपना पेपर दिया था तो मैंने उसमें पॉलिटी को, ज्योग्राफी को और करंट अफेयर को, ठीक है, पॉलिटी को, जिसमें ये मेरा ग्रीन जोन था, ये मेरा ग्रीन जोन था। ग्रीन जोन मतलब जिसमें मुझे पूरा कॉन्फिडेंस था कि हाँ ये मुझसे कोई छीन नहीं सकता इसमें नंबर, तो इसको मैंने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था और इसमें मैंने फोकस किया था केवल इन्हीं सारे पार्ट्स पर, क्योंकि इसी से ही बार बार रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। आया समझ में ये चीज़। इसके बाद आपके इकोनॉमिक्स में आपको कुछ नहीं पढ़ना है, 5 ईयर प्लान पढ़ लीजिए, 5 ईयर प्लान और बजट और करंट अफेयर से ही पढ़ना है आपको, बाकी इकोनॉमिक्स को पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसीज जो हैं, ठीक है, उनको कंप्लीट करिए। फिस्कल पॉलिसीज जो हैं उनको कंप्लीट करिए बस। और इसमें जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे आपके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, CRR, बैंक रेट, ठीक है, कैश रिजर्व रेशियो जो होता है, रेपो रेट होता है, रिवर्स रेपो रेट होता है, बैंक रेट होता है, SLR, MSF, ये इस तरीके के जो अलग अलग तरीके के आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इनको आपको बहुत डिटेल में समझना है। कौन सा ग्राफ किस तरीके का बन सकता है आपको उतना देखना है, इससे बाहर आपका सवाल नहीं आएगा। इकोनॉमिक्स में हमेशा इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से ही सवाल बनकर आता है। साइंस में, बेसिक साइंस में मैं आपको बता दूं कि अगर आपको लग रहा है कि बेसिक साइंस में अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आप कोशिश करिए कि फिजिक्स को एक हल्का रिवीजन दे दीजिए, और अगर आप बायो स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि बायो स्टूडेंट जो होता है वो बायो के साइंस के क्वेश्चन इस बार के देखिए बहुत टफ क्वेश्चन आ गए थे बायो के, तो बायो और फिजिक्स ये दोनों आपको करना ही है। बाकी केमिस्ट्री में वही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ PYQs पर ध्यान देना है। आप PYQs पढ़िए सिर्फ केमिस्ट्री के, और कुछ भी मत पढ़िए। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि साइंस का कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होने वाला है। फिजिक्स में बार बार वही रिपीटेड सवाल आते हैं, और बायो में भी अगर हम लोग देखें तो रिपीटेड सवाल आते ही आते हैं। साइंस एंड टेक ओनली करंट अफेयर से बाहर नहीं आएगा, करंट अफेयर ही पढ़ना है। कोई स्पेशल साइंस एंड टेक नहीं पढ़ना है कि बताइए वो पुराना हमारा जहाज कौन सा था, ये सब कुछ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है, कौन सा हमारा स्पेस क्राफ्ट है, ये सब कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ लेटेस्ट का करंट अफेयर आपको पढ़ना है, ठीक है। आया समझ में ये चीज़। और डिफेंस में जो आपकी एक चार्ट होती है जिसमें आपके अलग अलग जो चार्ट आपके बताते हैं अलग अलग पोजीशंस को
कि किसकी पोजीशन कहाँ पर होता है। जैसे इंडियन आर्मी की हम लोग बात करें तो उनके जो पोस्ट होती हैं वो कंपैरेटिवली इंडियन नेवी में किसकी क्या कहा जाता है, फिर इंडियन एयरफोर्स में उसे क्या कहा जाता है, ये कमांड्स को आप हेडलाइंस कर सकते हैं। और अगर कोई मिसाइल या कोई हम लोग ने एग्रीमेंट, डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है तो उस पर बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना है। तो आपको जितना मैंने बताया है यहाँ पर, आपको बस मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से आपको यहाँ पर पढ़ना है और किस तरीके से आपको किन किन टॉपिक्स पर फोकस करना है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो सीडीएस की तैयारी है उसके लिए आपको किसी ऑनलाइन कोर्स की ज़रूरत है तो आपके पास माई पाठशाला डिफेंस जो है वो एक स्पेशल ऑफर लेकर आया है, जिसमें अगर आपको देखें तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि आपको इंडिविजुअली, देखिए बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश में तेज होते हैं पर मैथ्स में कमज़ोर होते हैं, कोई मैथ्स में इंग्लिश में तेज है जीएस में कमज़ोर है, ओटीए वाले जो होते हैं वो ज़्यादातर जीएस इंग्लिश तो उनकी हो जाती है पर जीएस में दिक्कत देते हैं। तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए भी हम लोग आपके लिए एक स्पेशल कोर्सेज लेकर आए हैं, ये देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले माई पाठशाला डिफेंस एग्जामिनेशन जो है आपके लिए मैथ्स का कोर्स, इंग्लिश का कोर्स और जीके का कोर्स प्रेजेंट करता है। अगर आपको लगता है कि तीनों चीजें लेनी है तो आप विक्रम बैच में ले सकते हैं। विक्रम बैच में ये 699 का है, बहुत ही सिंपल कॉस्ट है और एग्जाम तक पूरा ये वैलिडिटी चलेगी। इसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे तो मैथ्स में आपको क्या मिलने वाला है, मैथ्स में आप 199 में पूरा का पूरा कोर्स ले सकते हैं। अर्थमेटिक का पूरा कोर्स अगर आपको चाहिए तो अर्थमेटिक का पूरा कोर्स आपको 199 में मिल जाएगा। एडवांस का चाहिए तो एडवांस का पूरा 199 में मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ध्यान से देखें तो इंग्लिश का जो कोर्स है वो अपना अकेला ग्रामर का कोर्स, अगर आपको लगता है सिर्फ ग्रामर ही पढ़नी है तो फिर आप 99 के ग्रामर का पूरा कोर्स ले सकते हैं फुल। अगर आपको वोकैब लगता है कि नहीं सिर्फ वोकैब पढ़ना है, वोकैब याद नहीं होती है, तो हम लोग आपको गारंटी देते हैं कि वोकैब इस कोर्स के बाद आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जाएगी, बिल्कुल याद हो जाएगी। कॉम्प्रीहेंशन दिक्कत आती है कि भाई कॉम्प्रीहेंशन कैसे पढ़ना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, तो कॉम्प्रीहेंशन के लिए अलग है। तो इस तरीके के आपको बैचेस बहुत कम मिलेंगे, बहुत रेयरली मिलेंगे, सारे के सारे कंबाइंड बैचेस होते हैं। पर हम लोगों ने इस बार स्पेशल ऑन डिमांड स्टूडेंट्स के डिमांड पर किया है। अगर आपको लगता है पॉलिटी कमजोर है तो पॉलिटी, ज्योग्राफी कमजोर है तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री कमजोर है तो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स कमजोर है तो इकोनॉमिक्स, तो आपको सारी की सारी जीएस पढ़ने की जरूरत नहीं है कि हाँ मेरा मन था पॉलिटी पढ़ने का पर सर तो अभी हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो हम बैठे हुए हैं। आपका जब जो मन कर रहा है आप वो पढ़िए, पॉलिटी ले लीजिए, ज्योग्राफी ले लीजिए, हिस्ट्री ले लीजिए, इकोनॉमिक्स ले लीजिए। और अगर आपको लगता है कि फुल बैच आपको लेना है तो विक्रम बैच आपके लिए है और इट इज ओनली जस्ट ₹699। ठीक है, आया समझ में ये चीज। और अगर आप इस मेरा कूपन कोड लगा देंगे तो कूपन कोड से आपको और भी फायदा इसमें मिलने वाला है। कोई डाउट यहाँ तक आ रहा है समझ में? तो यहाँ पर ये जो टॉपिक है मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीटली बता दिया है कि किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है, उसी तरीके से स्ट्रैटेजी बनाइएगा और स्मार्ट वर्क करिएगा, आपका सिलेक्शन 100% होगा। जय हिंद।